मैं विनोद हूँ। आइए आज आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रिया की, जो शहर से अपने गांव नाला जा रही है। हाय, मुझे सब रिमझिमते हैं। पिछले कई घंटों से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत चुपचाप हो। मैंने सोचा क्यों ना आपस में कुछ बातचीत की जाए, जिससे हम दोनों का सफ़र कट जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रिया है। मैं पास ही के शहर में ऑफिस जॉब करती हूँ और कुछ दिनों की छुट्टी में अपने गांव नाला जा रही हूँ। हाँ, मैं इस गांव को जानती हूँ। ये गांव जंगल से बिल्कुल सटा हुआ है, मानो घने पेड़ों के बीच ही पूरा गांव बसा हो। रिमझिम, देखो मेरे गांव का पुल। लगता है मेरा गांव आने वाला है। बहुत सुंदर है रिया, तुम्हारा गांव। ठीक है रिमझिम, अब मैं चलती हूँ। मेरा स्टॉप आ गया है। तुम अपना ख्याल रखना। ओह, काफी लंबा सफर था। आखिर मैं अपने गांव पहुंच ही गई। अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। रिया आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वह अपने घर पहुंचती है। बेटी, कितने सालों के बाद आई हो। आखिर एक बेबस माँ के आंसुओं ने तुम्हें यहाँ बुला ही लिया। माँ, तुम ठीक हो? ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। शांति के आंखों में डर और कभी न खत्म होने वाला थकान साफ नजर आता है। माँ, क्या तुम अभी भी उस कमरे में नहीं सोती हो? ये कमरा अभी भी बंद रहता है। रिया बेटी, उस कमरे में रात को ठंडी हवाएं चलती है। एक दबी हुई पर बहुत डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। मैं तो नहीं सोती और तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। नहीं माँ, मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी। हाँ हाँ, सो जाना, पहले कुछ खा तो ले। शांति और रिया दोनों खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रिया सोने चली जाती है। बेटी बेटी, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। क्या माँ, लगता है आपने बहुत दिनों से इस अलमारी की सफाई नहीं की हो क्या? तभी रिया को उस अलमारी में एक पुराना अधजला गुड़िया और एक मिट्टी का कलश मिलता है। माँ, इस कलश में क्या है? मैं इस कलश को खोलकर देखती हूँ। शांति तेजी से आती है और रिया के हाथ से वो कलश छीनते हुए कहती है, यह पुरानी बेकार सी चीज पर अपना समय क्यों गंवाना? जाने वाले तो चले ही जाते हैं, पीछे सिर्फ दर्द और यादें छोड़ जाते हैं। माँ, मन बहुत बेचैन सा लग रहा है। मुझे खाना दे दो, मैं सोने जाती हूँ। खाना खाने के बाद रिया उस कलश को निकालती है जिसे उसकी माँ ने छुपाए रखी थी। इसमें तो एक पीली पड़ चुकी कागज का टुकड़ा और एक जंग लगी चाबी है। इस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा है, डरना मत, मैं गुफा में हूँ। ये हाथ की लिखावट तो मेरे भाई अमन की है, पर इस कलश में कैसे आई? अमन ने इसे यहाँ क्यों रखा होगा? माँ तो कहती थी कलश मंदिर के पुजारी ने उसे दिया था। रिया बेचैन होकर दौड़ते हुए पुजारी के पास पहुंची। पुजारी रिया को देखकर काफी हैरान हो गए। बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे भाई की मृत्यु कैसे हुई? वो नदी का कोप था बेटी, उसके बारे में बात मत करो। वैसे भी पुराने जख्मों को कुरेदने से वह और नासूर बनता है। तभी रिया की नजर मंदिर के पास गुफा पर पड़ती है, जो कि खंडर सा मालूम हो रहा था, मानो उसे कई सालों से बंद कर रखा हो। रिया कुछ सोचती है। अभी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। इस गुफा में जाने का सही समय नहीं है। मुझे रात का इंतजार करना चाहिए। रिया रात का इंतजार करती है। रात होते ही वह
टॉर्च की रोशनी में गुफा के पास पहुंचती है। वो चाबी कहाँ है? शायद इस चाबी से ये दरवाजा खुल जाए। उसने बहुत कोशिश की और दरवाजा खुल गया। मुझे अंदर जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है और अंदर से सड़ी हुई बदबू भी आ रही है। रिया हिम्मत करते हुए अंदर जाती है। बाप रे, इतना भयानक गुफा! अरे मुझे जूते सा कुछ दिख रहा है। ये क्या? ये जूता तो मेरे भाई अमन का है। दीवार पर ये सूखे खून के धब्बे। जमीन पर कुछ चमक रहा है। रिया कांपते हुए वहां जाती है। यहाँ तो कटार है और पास ही में बच्चे का कंकाल। लगता है किसी बच्चे की बलि दी गई है। नहीं! ये कहते ही रिया चीखती है और भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है, जहां गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोग वहां पहले से खड़े थे। सरपंच कहते हैं, तुमने क्यों खोला इसे? इस गुफा में तुम्हें क्या मिला? ऐसा करने से तुम 10 साल पुराने गांव का नियम तोड़ा है। अमन नदी में नहीं डूबा था। मुझे बताओ, मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने क्या किया? पुजारी भी वहां आते हैं, लेकिन वह शांत और गंभीर थे, कठोर नहीं। बेटी, 10 साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। फसलें मर रही थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव की एक पुरानी परंपरा थी कि बड़ी विपदा में गांव को बलि चढ़ानी पड़ती है। तुम्हारा भाई बहुत बीमार था। गांव वाले का मानना था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसकी बलि देने से गांव को पानी मिल सकता है। मेरा भाई जानवर नहीं था, वो इंसान था। शांति भी यह सब पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वह टूट जाती है। पुजारी, सरपंच और गांव वाले वहां से उदास मन होकर चले जाते हैं। रिया माँ के पास आकर कहती है, माँ, शायद पिताजी ये सब जान चुके होंगे, लेकिन गांव वालों को बचाने के लिए गांव वालों के दबाव में वो कुछ बोल नहीं पाए। इस दर्द में वो गांव छोड़कर चले गए। माँ, मेरे भाई का कातिल गांव वाला नहीं, बल्कि अंधविश्वास का वो बीज है जो सदियों पहले इन गांव वालों के मन में बोया गया था। अगले दिन रिया अपनी माँ को लेकर बस स्टैंड पर नजर आती है।